रीबर्थ ऑफ फ्लर्टी क्यूट विलन। च1। एक खूबसूरत सी लड़की स्टेज पर खड़ी मुस्कुराते हुए नीचे खड़े अपने फैंस को देख रही थी। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी जिसे देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए। उसने अपने हाथ में माइक लिया और सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए माइक में कहा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस मुकाम पर सिर्फ आप सबकी वजह से खड़ी हूँ। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े अवार्ड ट्रॉफी को ऊपर की तरफ उठाया। उसकी बात सुनकर और हाथ में ट्रॉफी को देखकर नीचे खड़े सब लोग जोर से हूटिंग करते हुए खुशी से चिल्लाकर बोले, नताशा नताशा नताशा। सबकी जुबान पर सिर्फ यही नाम था, और होता भी क्यों नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का सबसे कम उम्र में उभरता सितारा थी नताशा। नताशा एक अनाथ लड़की थी जिसका मिजाज बेहद खुशनुमा था। वो अपनी बातों और क्यूटनेस से किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। नताशा को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में आए हुए 1 साल हुआ था और इतनी जल्दी उसने बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जीत लिया था जो कि सिर्फ उसके फैंस की वजह से पॉसिबल हो पाया था। नताशा बेहद टैलेंटेड लड़की थी जो सिर्फ खुद के लिए जीती थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। कुछ देर बाद नताशा वहां से निकल चुकी थी। नताशा अपनी कार में बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। आज वो बहुत खुश थी। उसके चेहरे की स्माइल जाए नहीं जा रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और सर को विंडो पर टिकाकर वो कुछ सोचने लगी, लेकिन तभी उसके दिमाग कुछ आया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने बैग से एक बुक निकालकर उसे पढ़ने लगी। वो एक नोवेल थी जिसका नाम मॉन्स्टर टॉक्सिक एंड ओवर पजेसिव लव नाम था। नताशा को रोमांटिक नोवेल पढ़ने का शौक था, इसलिए उसने 4 दिन पहले ये बुक मार्केट से खरीदी थी। उसने उस नोवेल का आधा भाग पहले पढ़ लिया था, लेकिन फिर अवार्ड फंक्शन की वजह से उसे ज्यादा टाइम नहीं मिला, इसलिए वो इसे पूरा नहीं पढ़ पाए, लेकिन अभी वो उसे पूरा पढ़ने वाली थी। नोवेल को पढ़ते हुए नताशा के फेस पर कभी गुस्सा नजर आ रहा था तो कभी उसकी आंसू से बहने लगते थे। कुछ देर बाद नताशा ने वो पूरी नोवेल पढ़ ली और गुस्से से बुक को शीट पर पटकते हुए कहा, व्हाट द हेल। आज के टाइम में ऐसी नोवेल कौन लिखता है, और ये लड़की किसी के पीछे इतना कैसे पागल हो सकती है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही भूल जाए। उसने इतना ही कहा था तभी उसकी कार को किसी ने जोर की टक्कर मार दी। कार एकदम से सड़क के दूसरी तरफ पलट गई। नताशा के सर से खून बहने लगा था और उसकी आंखें बंद होने के कगार पर थी। कार की पेट्रोल टंकी लीक हो रही थी जिस वजह से कभी भी आग लग सकती थी। नताशा को पता चल चुका था कि अब उसकी मौत उससे ज्यादा दूर नहीं है। उसने अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और रोनी शक्ल बनाकर कहा, क्या भगवान जी, आपने तो मुझे मेरी जवानी में ही अपने पास बुला लिया। अभी तो मैंने बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया था, इनफैक्ट एक किस तक नहीं की थी, और इससे पहले ही आपने मुझे अपने पास बुलाने का प्लान बना लिया। आप बहुत बुरे हो। आई हेट यू भगवान जी। इतना कहते कहते उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बहकर गाल पर लुढ़क आया और इसी के साथ नताशा की आंखें पूरी तरह बंद हो गई। चट्टू। नताशा का नोवेल में जाना। एक कमरे में एक लड़की बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। कुछ पल बाद उसने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए आंखें खोली। आंखें खुलते ही खुद को अनजान कमरे में देखकर वो लड़की एक पल के लिए चौंक गई। वो झट से उठकर बैठ गई और ध्यान से पूरे कमरे को देखने के बाद उसे पता चला कि वो इस वक्त हॉस्पिटल वार्ड में है। क्या मुझे किसी ने बचा लिया था? मैं जिंदा हूँ, उस लड़की ने चौंकते हुए खुद से कहा, और ये कहते हुए उसके फेस पर गहरी स्माइल आ गई। उसने बहुत सारा भगवान को धन्यवाद करते हुए कहा, थैंक यू भगवान जी, लास्ट टाइम मैंने बेवजह ही आपको भला बुरा कह दिया था। आई लव यू भगवान जी। इस बार मैं जल्द ही बॉयफ्रेंड बना लूंगी क्योंकि मुझे पता चल चुका है इंसान की मौत कभी भी आ सकती है और मैं अपनी खूबसूरती को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई। इस वक्त उसके फेस एक्सप्रेशन बेहद क्यूट लग रहे थे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की मैच्योर होगी क्योंकि उसकी हरकतें बच्चों जैसी थी। उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वो धीरे से खड़ी हुई और वॉशरूम में चली गई। उस लड़की ने अपना फेस वॉश किया और फिर सर उठाकर जैसे ही मिरर में खुद को देखा, दूसरे ही पल वो जोर से चीख पड़ी, ये कौन है? ये मेरा चेहरा नहीं है। क्या यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है? कहीं भूत तो नहीं आ गया है? उस लड़की ने ये कहते हुए हल्का सा सर घुमाकर अपने पीछे देखा। उसके पीछे कोई नहीं था। ये चेहरा उसी का था। अपने पास किसी को नहीं देखकर उसने फिर से मिरर में खुद को देखा। वो गौर से उस चेहरे को देख रही थी जो मिरर में दिखाई दे रहा था। उसने मिरर को अपनी फिंगर से टच करते हुए धीरे से कहा, ये चेहरा तो मॉन्स्टर टॉक्सिक एंड ओवर पैसिव लव नोवेल की फीमेल लीड रोज का है। इसका मतलब क्या मैं लंदन में हूँ और मेरा रिबर्थ नोवेल की दुनिया में हुआ है? ये कहते हुए उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई।
उसने ऊपर की तरफ देखकर फिर से भगवान को कोसते हुए कहा, क्या भगवान जी इस नोवेल में भेजने के लिए आपको नहीं मिली थी? मुझ मासूम पर कुछ तो दया कर लेते। इसका एंड मुझे पता है। क्या इस बार मेरा अंत पिछले जन्म से भी ज्यादा दर्द भरा होगा? वो ये सब बोल ही रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, माय चाइल्ड। इस आवाज को सुनकर वो लड़की जो नताशा थी और उसका रिबर्थ नोवेल की फीमेल लीड रोज के कैरेक्टर में हुआ था, उसने आवाज सुनकर हैरानी से नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजरें एक जगह जाकर ठहर गई। हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, एंजल। ये कहते हुए उसकी आवाज काफी तेज थी जिसे सुनकर सामने एक छोटी सी परी जो हवा में थी उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। वही उस परी को अपने कानों पर हाथ रखे देखकर रोज को रियलाइज हुआ कि उसने एक्साइटमेंट में कितना जोर से चिल्लाया है। क्या मैं जो देख रही हूं वो हकीकत है या फिर मेरा कोई सपना? मुझे सपने जैसा लग रहा है। रोज ने हैरानी से एंजल को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। इस वक्त वो बहुत फनी लग रही थी, लेकिन तभी एंजल हवा में उड़ते हुए पीछे चली गई। रोज का हाथ वहीं रुक गया और वो हैरानी से एंजल को देखने लगी। तभी एंजल ने मुस्कुरा कर कहा, अब तक तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुम्हारा रिबर्थ नोवेल की दुनिया में हुआ। इस नोवेल का एंड तुम चाहो तो बदल सकती हो। इसमें रोज ने अपनी मौत खुद चुनी थी। वो एक ऐसे लड़के के पीछे पागल थी जिसे उसकी कोई कदर नहीं थी, लेकिन अब तुम चाहो तो अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती हो, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ शक्तियां दे रही हूं जिसका इस्तेमाल तुम सिर्फ अच्छे के लिए कर सकती हो। अगर तुमने उन शक्तियों का प्रयोग बुराई में किया तो उसी वक्त तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली जाएगी। उसकी बात सुनकर रोज ने हैरानी के साथ कहा, कौन सी शक्तियां? उसका सवाल सुनकर एंजल ने मुस्कुरा कर कहा, रोज में कुछ कमियां थी लेकिन अब इस रोज में कोई कमियां नहीं होगी। तुम एक बार जिस चीज को देख लोगी वो तुम्हारी आंखों में बस जाएगी। तुम एक बार जिस चीज को पढ़ोगी वो तुम्हारे माइंड की मेमोरी में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और इसी के साथ तुम चिकित्सक स्पेशल होगी जिसमें तुम सबका इलाज कर सकोगी। ये सब गुण पहले वाली रोज में नहीं थे, लेकिन अब तुम्हारे साथ रोज का किरदार भी बदल गया है। ये कहते हुए एंजल ने अपने हाथ में पकड़े स्टार से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला और उसे रोज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो ये पेंडेंट। ये जब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छे कामों में करोगी। अगर तुमने किसी का बुरा करने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग किया तो उसी दिन ये पेंडेंट तुमसे दूर चला जाएगा और तुम पहले वाली रोज बन जाओगी। और हाँ, इसी के साथ तुम्हें रोज की सारी यादें याद आ जाएंगी। उसके साथ जो हुआ, उसकी फैमिली, सब कुछ तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि अब से रोज शेखावत की जिंदगी तुम जीने वाली हो। रोज ने एंजल के हाथ से पेंडेंट ले लिया। उसके हाथ में आते ही पेंडेंट अपने आप उसके हाथ में बंध गया। रोज ने कुछ पल पेंडेंट को देखा और फिर नजरें उठाकर सामने, अब वहां कोई नहीं था। रोज ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा लेकिन वहां कहीं एंजल नहीं थी। रोज ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और तभी उसके दिमाग में रोज से जुड़ी हर एक बात सामने आने लगी। रोज के डैड राजीव शेखावत, जिनका लंदन में छोटा सा बिजनेस था, वो उस बिजनेस से इतना कमा लेते थे जिनसे उनकी फैमिली आराम की जिंदगी जी सकती थी। इनके 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी हीरा जो एक गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशल डॉक्टर है, इसका नेचर बहुत अच्छा है और एमे रोज की जान बसती है। इनफैक्ट रोज की फैमिली के हर एक मेंबर में रोज की जान बसती है। शेखावत फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं थी। इनके परिवार में रोज, हीरा, राजीव शेखावत और उनकी हाउस वाइफ राजश्री थे। राजश्री अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है। रोज अभी कॉलेज में 2nd ईयर में है। 3 फैमिली इंट्रोडक्शन। इन्हीं के साथ रोज से जुड़े और भी कैरेक्टर थे। रोज की बेस्ट फ्रेंड जो उसके बड़े पापा कार्तिक शेखावत की बेटी कीर्ति शेखावत थी, ये रोज से बहुत प्यार करती है और ये अपनी हर बात रोज से शेयर करती है और रोज भी अपने दिल की हर एक बात कीर्ति को बताती थी। अब आते हैं मेल लीड की फैमिली पर। ईशान राजावत जो एक एरोगेंट नेचर का लड़का है, इसे ना ज्यादा किसी से बोलना पसंद है और नहीं किसी की सुनना। रोज ईशान के पीछे पागल थी। वो हर वक्त उसके आसपास घूमती रहती थी और उसकी अटेंशन पाने की हर एक कोशिश करती, बट ईशान ने कभी भी रोज में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इनफैक्ट उससे रोज की हरकतों की वजह से उससे अलग ही चिढ़ हो चुकी थी। रोज का बार बार उसके पास आना, उससे चिपकना ईशान को इरिटेट कर चुका था, इसलिए उसने कई बार रोज को समझाया भी था, यहाँ तक उसकी पूरे कॉलेज कैंपस में बेइज्जती भी की थी, बट रोज नहीं मानी। उसकी हरकतें अभी भी वैसी ही थी। ईशान के ग्रुप में 4 लोग थे, 3 उसके बेस्ट फ्रेंड और एक उसकी गर्लफ्रेंड मीरा। रौनक राठौर ये एक रईस फैमिली का लड़का है। इसका स्वभाव सॉफ्ट और ये हंसमुख टाइप का लड़का है। इसकी एज अभी 21 ईयर्स है और ये ईशान के साथ अपनी बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है।
ईशान ने अपनी पढ़ाई के साथ 1 साल पहले अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था और आज उसका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। इसके अलावा ईशान की एक और आइडेंटिटी है जो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी है। ईशान थोड़ा सनकी टाइप का लड़का है, ये जिस चीज को अपना मान लेता है फिर उसकी तरफ किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नीरज अहवाल इसे सब शॉर्ट नेम में से एनआर बुलाते हैं। ये भी ईशान की तरह ही थोड़ा घमंडी टाइप लड़का है। ईशान की छोटी बहन आही एनआर से बहुत प्यार करती है, बट एनआर ने कभी भी उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। उसे सीधा सीधा कह दिया कि अगर उसने फिर से उसे प्रपोज किया तो वो उसके बारे में पूरी कॉलेज के साथ उसके भाई और डैड को भी बता देगा। जिसके बाद आही एकदम से डर चुकी थी और उसने फिर कभी एनआर को प्रपोज नहीं किया, बट वो उसे अभी भी पसंद करती थी। ईशान का तीसरा दोस्त अमित शेखावत जो कीर्ति का सगा भाई था, ये ईशान के ग्रुप में था और इसकी एज 21 साल है। ये भी दिखने में काफी हैंडसम है और रोज की हरकतों की वजह से ये भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करता है। उसे हमेशा से रोज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये रोज की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। मीरा बंसल ये एक घमंडी लड़की है जो हमेशा अपने पैसों का रौब सब पर दिखाती है। इसके पापा लंदन में फेमस बिजनेसमैन है और मीरा उनकी इकलौती बेटी है, इसलिए ये काफी बिगड़ी हुई है। ये ईशान को पसंद करती है और रोज की लव राइवल है। इसने रोज को ईशान से दूर करने के लिए कुछ दिनों पहले रोज पर एक झूठा केस लगाया था। मीरा ने खुद के कपड़े फाड़ लिए थे और एक लड़के को बुलाकर उसे खुद के जबरदस्ती करने की एक्टिंग करने को कहा। इसके लिए उसने उस लड़के को कुछ पैसे दिए थे। वो लड़का उनके कॉलेज का ही एक स्टूडेंट था जो रोज का सीनियर था और उसका नाम अंकित था। अंकित ने मीरा के साथ जबरदस्ती करने की एक्टिंग की और तभी वहां पर ईशान और उसके दोस्तों के साथ अमृता जी भी आ गई थी। उन सब ने अंकित को खूब मारा और तभी अंकित ने इन सब का इल्जाम रोज पर लगा दिया कि उसे मीरा के साथ जबरदस्ती करने के पैसे दिए गए थे। उसकी मां बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए वो लालच में आ गया और उसने मीरा के साथ जबरदस्ती करने का कदम उठाया। ये सुनकर सब एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन फिर सबका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। रोज को मीरा के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में पुलिस स्टेशन भेज दिया गया था। रोज चिल्ला चिल्लाकर सबको कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। रोज एक रात पुलिस स्टेशन रही थी। वहां पर मीरा ने पुलिस कांस्टेबल से रोज को खूब पिटवाया था। राजीव जी ने दूसरे दिन रोज की बेल करवा दी थी। केस बड़ा था इसलिए उन्हें बेल करवाने में वक्त लगा था। तभी से रोज इस हॉस्पिटल में एडमिट थी। रोज को जब होश आया तो वो इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो सदमे में चली गई। कुछ दिनों बाद रोज की मौत हो गई, लेकिन अभी वो वक्त था जब सेज को होश आया था और अब ये रोज नहीं बल्कि नताशा थी। ये थे ईशान के दोस्त और रोज की कहानी। अब आते हैं इनकी फैमिली मेंबर पर। ईशान के दादू राजवेंद्र राजावत ये बहुत सख्त मिजाज के आदमी है, पर सिर्फ दुनिया के लिए। अपने दोनों पोता पोती में इनकी जान बसती है। इनकी एज अभी 75 ईयर्स है। ईशान के डैड अकुल राजावत और इनकी धर्मपत्नी अमृता राजावत है। अकुल का फैमिली बिजनेस है जो इन्हें अपने डैड से विरासत में मिला था। ये लंदन की रईस फैमिली में से एक है। इनकी एज अभी 50 ईयर्स है। अमृता अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है और ये एक टीचर है। इन्हें पढ़ाना पसंद है और ये काफी अच्छी प्रोफेसर है। अमृता ईशान की कॉलेज में मैथ की टीचर है। इनकी एज अभी 45 ईयर्स है। अब आते हैं कहानी पर। रोज ने एक गहरी सांस लेकर अपने हाथ में ब्रेसलेट जैसे दिख रहे पेंडेंट को देखा और फिर वापस वार्ड में आकर बेड पर बैठ गई। उसे सब कुछ याद आ चुका था और वो अभी रोज की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। ये लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? ऐसा भी क्या था उस ईशान में जो वो उसके पीछे इतनी पागल हो गई, यहां तक कि जेल में भी चली गई, और वो भी उस जुर्म में जो इसने किया भी नहीं था। इसकी फैमिली इससे कितना प्यार करती है, फिर भी इस बेवकूफ ने कभी अपनी फैमिली की कदर नहीं की। ये कहते कहते अचानक ही वो चुप हो गई। रोज ने कंफ्यूजन से खुद से कहा, एक सेकंड, क्या मैं खुद को ही बेवकूफ बोल रही हूँ? भूल मत, अब तू नताशा नहीं रोज है। उसने इतना ही कहा था तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज सुनकर वो एकदम से खामोश हो गई। रोज ने नजरें उठा बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजे पर खड़े 3 लोगों को देखा जो आंखों में नमी और ढेर सारा प्यार लिए उसे ही देख रहे थे। सामने रोज के मॉम डैड और उसकी बड़ी सिस्टर खड़ी थी। तभी राजीव जी जल्दी से रोज के पास आए और उसे एकदम से अपने सीने से लगाकर रुंधे गले से कहा, मेरी बच्ची, तुम्हें होश आ गया? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अब तुम कैसी हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? ये कहते हुए राजीव ने हल्का सा रोज को खुद से दूर किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे, ये कंफर्म करने के लिए कि वो ठीक है या फिर नहीं। वही नताशा जो पिछले जन्म से अनाथ थी।
रोज के डैड को देखकर और उन्हें खुद की इतनी फिक्र करता देख वो इमोशनल हो गई। आखिरकार उसे पहली बार किसी ने ऐसे गले लगाया था। चफ और 2 महीने बाद वही नताशा जो पिछले जन्म से अनाथ थी, रोज के डैड को देखकर और उन्हें खुद की इतनी फिक्र करता देख वो इमोशनल हो गई। आखिरकार उसे पहली बार किसी ने ऐसे गले लगाया था। तभी राजश्री ने रोज के चेहरे को प्यार से अपनी हथेलियों में भरते हुए रुंधे गले से कहा, रोज बेटा अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुमने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। तुम्हें इस बेड पर लेटा देखकर हमारा क्या हाल था ये सिर्फ हम ही जानते हैं। ये कहते हुए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आए। रोज ने मासूमियत से राजश्री की तरफ देखा और अपनी क्यूट सी वॉइस में कहा, माताश्री अब आप क्यों गंगा जमुना बहा रही है? अब तो मैं ठीक हूँ। यहाँ मैं यमराज से लड़कर आपके पास आए हूँ और आपने आते ही रोना धोना शुरू कर दिया। इट्स नॉट फेयर। ये कहते हुए उसका मुंह बन गया। अपनी बेटी की बात सुनकर राजश्री जी एक पल के लिए हैरान रह गई और ऐसा ही हाल राजवीर और अहीरा का था, क्योंकि रोज ने कभी भी इस तरह से बात नहीं की थी। इनफैक्ट उसने बोलना ही बंद कर दिया था। वो बस हाँ हम में ही जवाब देती थी। लेकिन उसकी बात सुनकर राजश्री जी के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुश थी कि उनकी बेटी फिर से पहले की तरह बोलने लगी थी। राजश्री जी ने तुरंत अपने गालों पर बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा, नहीं बच्चे, हम नहीं रो रहे हैं। ये तो खुशी के आंसू है। ये सुनते ही रोज ने मुंह बनाते हुए बीच में कहा, ये खुशी और गम के आंसू भी अलग अलग होने लगे हैं क्या? सब कुछ दोगले देख लिए, अब बस ये आंसू दोगले देखने रह गए थे। आज ये भी देख लिए। ये कहते हुए वो अजीब अजीब तरह के मुंह बनाते हुए सबको देख रही थी, जो हैरानी से उसे ही देख रहे थे। इस वक्त रोज बेहद क्यूट लग रही थी। तभी अहीरा ने उसके पास आकर उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, पागल लड़की, कुछ भी बोलती है। अभी होश में आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तू पहले की तरह फिर से पटर पटर करने लगी है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी के साथ मजाकिया हंसी भी थी। उसकी बात सुनकर रोज ने अपना सर सहलाते हुए ड्रामा करते हुए कहा, आउच दी, आपने मुझे मारा। डैड देखिए, नादी मुझे मार रही है और आप बस चुपचाप बैठे अपनी छोटी बेटी को पीटते हुए देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर राजवीर ने अहीरा पर झूठा गुस्से करते हुए कहा, अहीरा, तुम मेरी बेटी को ऐसे मेरे सामने नहीं मार सकती हो, वरना फिर हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। ये सुनते ही अहीरा ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, जो हुकुम पिताश्री। अब हम आपकी लाडली बेटी को नहीं मारेंगे। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक की बातें करने के बाद राजवीर जी वार्ड से बाहर चले गए, रोज के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाने, और राजश्री और अहीरा घर चले गए। रोज पूरे 1 महीने बाद घर वापस जाने वाली थी, इसलिए उन्हें कुछ तैयारियां करनी थी। उन सबके जाते ही रोज के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसका चेहरा डार्क हो रखा था। उसने साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और उसमें डेट देखते हुए सार्कास्टिकली कहा, माय लव ईशान, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी और रिया तुम्हारे साथ तो बहुत पुराना हिसाब बराबर करना है, इसलिए मिलना तो पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। लेकिन तभी अचानक रोज को कुछ याद आया। उसने अपने सर पर हाथ रखकर परेशानी से कहा, अरे मुझे बॉयफ्रेंड भी तो बनाना है, लेकिन मैं ऐसे हैंडसम बंदे को ढूंढूं कहाँ जो मेरे लिए सूटेबल हो। वो ईशान हैंडसम तो है, लेकिन अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 11 अब ये पहले वाली रोज नहीं है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूलकर उस घमंडी लड़के के पीछे भागेगी। ये मेरी लाइफ है जिसने मुझे दूसरा मौका दिया है, और इस लाइफ में मैं अपने लिए हैंडसम, क्यूट और मुझे आइसक्रीम चॉकलेट खिलाने वाला लड़का ढूंढूंगी जिसकी नजरें मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की से हटने का नाम ना ले। ये कहते हुए उसके फेस पर घमंड भरी स्माइल आ गई। इस वक्त उसकी बातें किसी बच्ची की तरह लग रही थी। कुछ देर बाद राजवीर जी वार्ड के अंदर आए और रोज को अपने साथ घर ले गए। उन्होंने डिस्चार्ज पेपर्स रेडी पहले ही करवा लिए थे। रोज जैसे ही घर पहुंची तभी राजश्री जी आरती थाल लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आरती उतारकर उसे अंदर आने को कहा। घर के अंदर आने के बाद उन सब ने कुछ देर बातें की और फिर डिनर करके अपने अपने रूम में सोने चले गए। आज डिनर में सब कुछ रोज की पसंद का था। ऐसे ही दिन बीत गए। रोज को हॉस्पिटल से आए हुए 1 महीना बीत चुका था और अब वो पूरी तरह ठीक हो गई थी। रोज अपनी मस्ती और बातों से सबकी रौनक और चेहरे की खुशी बन चुकी थी। वो इस 1 महीने में कहीं बाहर नहीं गई थी, वो घर के अंदर ही थी, और इस महीने में उसने एक बार भी ईशान का नाम अपने मुंह से नहीं लिया था, जिससे राजवीर, राजश्री और अहीरा खुश थे। क्योंकि ईशान ने रोज के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो सब चाहते थे कि रोज ईशान से दूर रहे। अगर वो उसके पास गई तो वो फिर से हट होगी। और दूसरी बात ये भी थी, रोज के जेल जाने के बाद शेखावत फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रोज की मुलाकात ईशान और रिया से हो, क्योंकि अगर वो उन दोनों से मिली तो उसके पुराने घाव ताज़ा हो जाएंगे।
रोज इस वक्त अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी रेडी हो रही थी। आज उसका कीर्ति के साथ बाहर जाने का प्लान था, लेकिन तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, जिसकी आवाज सुनकर रोज ने अपना फोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक किया। वो नोटिफिकेशन उसके व्हाट्सएप पर आया था। एक ग्रुप नोटिफिकेशन था जिसमें एक लोकेशन सेंड करके नीचे लिखा गया था कि आज रात ईशान राजावत की बर्थडे पार्टी है, इसलिए कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को पार्टी में इनवाइट किया जा रहा है। जो भी पार्टी में आना चाहता है बेशक से आ सकता है। इस मैसेज के बाद एक लोकेशन शो हो रही थी जो एक बार की थी, और वो बार मुंबई का सबसे महंगा बार था जिसे आज रात ईशान की पार्टी के लिए बुक किया गया था। नोटिफिकेशन को पढ़कर अचानक ही रोज के फेस पर सार्कास्टिकली स्माइल आ गई, जो उसके लुक को बेहद डेंजर बना रही थी। रोज ने वॉल पर लगी वॉच में टाइम देखा जिसमें शाम के 4 बज रहे थे। उसने एक गहरी सांस भरी और अपने फोन से किसी को मैसेज टाइप करके वो उठकर क्लोजेट में चली गई। रोज वार्डरोब के सामने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए अपनी ड्रेसेज को देख रही थी, तभी उसकी नजरें एक ब्लैक गाउन पर पड़ी जो स्लीवलेस था और पीछे से पूरा बैकलेस था। उसका गला वी शेप में था और नीचे से लेकर थाई तक एक साइड में लॉन्ग कट लगा हुआ था। रोज ने उस गाउन को निकाला और उसे लेकर सीधा वॉशरूम में चली गई। चैप्टर 5। रोज जैसी लड़की की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। रोज वार्डरोब के सामने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए अपनी ड्रेसेज को देख रही थी, तभी उसकी नजरें एक ब्लैक गाउन पर पड़ी जो स्लीवलेस था और पीछे से पूरा बैकलेस था। उसका गला वी शेप में था और नीचे से लेकर थाई तक एक साइड में लॉन्ग कट लगा हुआ था। रोज ने उस गाउन को निकाला और उसे लेकर सीधा वॉशरूम में चली गई। रात 8 बजे मुंबई का सबसे फेमस और महंगा बार, जिसमें से लाउड म्यूजिक के साथ लड़के लड़कियों के चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। उनकी लाउड आवाजों को सुनकर ही समझ आ रहा था कि अंदर पार्टी चल रही है और उसमें जितने भी लड़के लड़कियां थे सब एंजॉय कर रहे थे। अंदर ईशान की बर्थडे पार्टी चल रही थी। सामने एक तरफ स्टेज लगा हुआ था जिस पर कुछ लड़के लड़कियां लाउड म्यूजिक पर डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का माहौल बेहद इंटेंस और एनर्जेटिक था। ईशान, जो आज की पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा ड्रिंक के शीप लेते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के स्टेज पर डांस कर रही रिया को देख रहा था। काली गहरी आंखें, माथे पर बिखरे सिल्की बाल, डार्क ब्राउन लिप्स, एट्रैक्टिव एंड एडोरेबल बॉडी जिसे देखकर कोई भी लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उसने अभी ब्लैक पेंट विद ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। उसकी शर्ट से उभर कर दिखती उसकी मस्कुलर चेस्ट जो उसके लुक को बेहद हैंडसम बना रही था। हाथ में एक्सपेंसिव वॉच और पैरों में लेदर शूज, ये लुक उससे किलर लुक दे रहा था। पार्टी में आई हुई सभी लड़कियों की नजरें ईशान पर टिकी हुई थी। सब उसकी एक नज़र खुद पर देखने के लिए मरी जा रही थी, लेकिन ईशान की नजरें रिया के अलावा किसी और की तरफ एक बार भी नहीं गई। वही ईशान की नजरें खुद पर देखकर रिया के फेस पर घमंड भरी स्माइल आ गई। वो और ज्यादा अपनी कमर को लचकाते हुए डांस करने लगी। उसने रेड कलर की वन पीस ड्रेस पहनी थी जो उसकी थाई तक आ रही। उसकी वो ड्रेस शोल्डर लेस थी। उसने होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी और आंखों में गहरा काजल, कानों में बड़े बड़े राउंड शेप में ईयरिंग पहने थे। इस लुक में वो काफी बोल्ड लग रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड है। तुम चाहो तो देखने के अलावा भी कुछ और कर सकते हो, पास में खड़े लड़के ने कहा। उसकी बात सुनकर ईशान ने ड्रिंक का शिप लेते हुए रिया को अपनी गहरी नजरों से देखकर कहा, नथिंग, शादी से पहले ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। रिया सिर्फ टाइम पास है, मेरी फ्यूचर पार्टनर नहीं। ये कहकर वो तिरछा मुस्करा दिया। उसकी बात सुनकर उसके दूसरी तरफ बगल में खड़े लड़के ने रिया को देखते हुए सीरियस आवाज में कहा, वो अपने बाप की इकलौती बेटी है, इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी ईशान। ये कहते हुए वो लड़का जो एनके था उसकी नजरें रिया पर टिकी हुई थी। तभी उसके पास खड़े रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, यू आर रॉन्ग एनके, जब इसने रोज से अपना पीछा छुड़वा लिया तो रिया क्या चीज है? बाय द वे, क्या वो आज इस पार्टी में आने वाली है? ईशान के रिजेक्शन के बाद उसे देखा नहीं है, इसलिए शायद वो आज यहाँ नहीं आएगी। रोज का जिक्र सुनकर ईशान, जो ग्लास में ड्रिंक डाल रहा था, उसके हाथ एकदम से रुक गए और उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब रोज ने उसे पूरे कॉलेज के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज किया था और उसने बुरी तरह उसकी इंसल्ट करके उसे रिजेक्ट कर दिया था। ईशान ने ड्रिंक की बोतल वापस टेबल पर रख दी और सर टेढ़ा कर रौनक को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। तभी ईशान ने उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए सर्द आवाज में कहा, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। वो मेरे और उसके बीच का मैटर था, इसके बीच में कोई बोले ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहते हुए उसकी आवाज बेहद सर्द थी, जिसे सुनकर रौनक और एनके दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे।
एनके ने ईशान को देखते हुए सीरियस टोन में कहा, जब तूने उसे रिजेक्ट कर दिया तो इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और अब वो तेरा और उसका मैटर नहीं है। अगर रोज में थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो वो तेरे पास फिर से नहीं आएगी। ये कहते हुए उसकी नजरें ईशान की आंखों में देख रही थी। उसकी बात सुनकर ईशान ने कस के अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। उसने एनके को देखते हुए दांत पीसकर कहा, मुझे उससे क्या किसी से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और तुम जिस सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो ना, वो रोज में है ही नहीं। अगर उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो एक बार के रिजेक्शन के बाद कभी दोबारा मेरे पास नहीं आती, लेकिन अब तक उसने मुझे 20 से भी ज्यादा बार प्रपोज कर दिया है। ये कहते हुए उसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी बात सुनकर एनके कुछ बोलने को होता है, लेकिन तभी बाहर एक कार के रुकने की आवाज उन सबके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर एनके ने सर घुमा ईशान के पीछे देखा। ईशान का चेहरा एनके की तरफ था, वहीं एनके का चेहरा सामने मेन एंट्रेंस की तरफ था, जहां बाहर सड़क पर रुकी कार उसे अच्छे से दिखाई दे रही थी। एनके की नजरें जैसे ही सड़क पर अभी आकर रुकी ब्लैक कार पर पड़ी, उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन दूसरे ही पल उसके होंठों पर मजाकिया हंसी आ गई। तुमने सही कहा था ईशान, रोज जैसी लड़की की कभी सेल्फ रिस्पेक्ट हो ही नहीं सकती है। ये कहते हुए एनके की नजरें बाहर कार पर टिकी हुई थी, जिसकी बैक सीट का डोर अभी अभी ओपन हुआ था। एनके की बात सुनकर और उसे सामने की तरफ देखता देख ईशान और रौनक ने उसकी नजरों को पीछा कर सर घुमा मेन एंट्रेंस की तरफ देखा, और तभी उनकी नजरें सामने से आती दो लड़कियों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही दोनों एक पल के लिए उस तरफ देखते ही रह गए। टू बी कंटिन्यूड। Stay tuned for the next part guys, and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.